Easy Mad. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नुमान साजिद। आप सभी का स्वागत है इजी मेड पे। आज हम सब अपने स्केलेटल सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और उसके पार्ट थर्ड को पढ़ेंगे। इसमें हम सब आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन। एक लॉन्ग बोन में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर मिला के एक लॉन्ग बोन को बनाते हैं। दूसरी चीज जो हम सब पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एपिफाइसिस। एपिफाइसिस जो कि एक लॉन्ग बोन का पार्ट है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तीसरी चीज जो हम सब पढ़ेंगे वो है ब्लड सप्लाई ऑफ अ बोन। एक बोन को कौन कौन सी टाइप्स की आर्टरी ब्लड सप्लाई देती हैं। जो चौथी चीज हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। हम सब किस तरीके से जॉइंट को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3। स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3। तो एक लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। एक लॉन्ग बोन को बनाने के लिए टोटल 8 स्ट्रक्चर से इन्वॉल्व रहते हैं। वो 8 स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए? डायफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपिफाइसियल प्लेट, मेडुलरी कैविटी, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम और आखिरी में आर्टिकुलर कार्टिलेज। वो कौन कौन से 8 पार्ट्स हैं फिर से देखते हैं। डायफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपिफाइसियल प्लेट, मेडुलरी कैविटी, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम और आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं और उनका क्या काम है, वो क्या पार्ट को बना रहे हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था? डायफाइसिस। डायफाइसिस डायफाइसिस जो बोन का, लॉन्ग बोन का सबसे लंबा पार्ट होता है, जो कि शाफ्ट को बनाता है, उसी को डायफाइसिस कहते हैं। ये किसका बना रहता है? मेड ऑफ थिक कॉम्पैक्ट बोन सराउंडिंग मेडुलरी कैविटी। मेड ऑफ थिक कॉम्पैक्ट बोन सराउंडिंग मेडुलरी कैविटी। किसका बना रहता है? कॉम्पैक्ट बोन का। कल के लेक्चर में हम सब ने कॉम्पैक्ट बोन के बारे में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था कॉम्पैक्ट बोन के बारे में? हमने पढ़ा था जब हम सब देख रहे थे किस तरीके से हम सब बोन्स को क्लासिफाई करते हैं मैक्रोस्कोपिकली। तो 2 टाइप्स थे, एक कॉम्पैक्ट था, दूसरा स्पॉन्जी था। तो वहां पे ये कॉम्पैक्ट बोन आया था। यानी ये डायफाइसिस ज्यादातर किस चीज का बना रहता है? कॉम्पैक्ट बोन का रहता है। और इसके बीचों बीच एक कैविटी रहती है जिसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा पूरा डायफाइसिस हो गया। ये हमारा पूरा डायफाइसिस हो गया और बीच में जो ये कैविटी है उसी को मेडुलरी कैविटी कहते हैं। यानी सब मिला जुला के डायफाइसिस क्या करता है? डायफाइसिस वो पार्ट है बोन का जो कि बोन के शाफ्ट को बनाता है और इसमें कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट रहती है और बीच में मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट रहती है। अगला हमारा पार्ट आ गया है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस जो बोन के आखिरी में दोनों तरफ जो एक्सपैंडेड एंड्स रहते हैं उन्हीं को हम सब एपिफाइसिस कहते हैं। और इस एपिफाइसिस के अंदर किस टाइप की बोन पाई जाती है? कैंसलस या स्पॉन्जी बोन पाई जाती है। स्पॉन्जी बोन या कैंसलस बोन पाई जाती है और कवर किससे रहता है? कॉम्पैक्ट बोन से। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 पार्ट्स पढ़े, एक डायफाइसिस और दूसरा एपिफाइसिस। डायफाइसिस के बारे में हमने क्या जाना? ये बोन के शाफ्ट को बनाता है जो सबसे लंबा वाला पार्ट रहता है और ये कॉम्पैक्ट बोन से बना रहता है और इसके बीच में एक मेडुलरी कैविटी रहती है। और एपिफाइसिस के बारे में हमने क्या जाना? जो बोन के एंड्स पे एक्सपैंडेड एंड्स रहते हैं, जो छोर रहता है जो कि एक्सपैंड रहता है, उसी को एपिफाइसिस कहते हैं। और एपिफाइसिस किससे बना रहता है? स्पॉन्जी बोन से, जो कि कवर रहता है थिन कॉम्पैक्ट बोन से। अगला हमारा पार्ट है मेटाफाइसिस। जाहिर सी बात है एपिफाइसिस और हमारे डायफाइसिस के बीच में जो पार्ट रहता है वही मेटाफाइसिस है। फ्लेयर्ड पार्ट बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। और ये जो हमारा मेटाफाइसिस रहता है इसमें बहुत रिच ब्लड सप्लाई रहती है। ये हाईली वैस्कुलर रहता है, हाईली वैस्कुलर इन ग्रोइंग बोन्स। जो बोन्स ग्रो करती हैं उनमें ये हाईली वैस्कुलर रहता है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? 3 चीजें, डायफाइसिस, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। डायफाइसिस क्या था? लॉन्ग शाफ्ट पार्ट ऑफ बोन, बीच में मेडुलरी कैविटी थी। एपिफाइसिस क्या था? एंड एक्सपैंडेड एंड पार्ट ऑफ बोन, ज्यादातर किससे बना था? स्पॉन्जी बोन से बना हुआ था।
और तीसरा हमने पढ़ा मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस कहाँ प्रेजेंट रहता है? एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में प्रेजेंट रहता है और ये हाईली वेस्कुलराइज रहता है, इसमें बहुत रिच ब्लड सप्लाई रहती है जब ये ग्रोइंग स्टेज में बोन पाई जाती है। अब अगला हमारा पॉइंट है एपीफाइशियल प्लेट। एपीफाइशियल प्लेट क्या होती है? कुछ हायालिन कार्टिलेज की कुछ लाइनिंग प्रेजेंट रहती हैं बोन्स में, हायालिन कार्टिलेज की लाइनिंग प्रेजेंट रहती है जो कि बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। इन्हीं को हम सब एपीफाइशियल प्लेट कहते हैं। यानी एपीफाइशियल प्लेट क्या है? डिस्क ऑफ हायालिन कार्टिलेज इन ग्रोइंग चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, यानी लंबाई बढ़ाने में, थिकनेस बढ़ाने में नहीं, लंबाई बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्या? हमारा एपीफाइशियल प्लेट। यानी अभी तक चार चीजें क्या हुई? वो चार चीजें सबसे पहले हमारी हुई डायफाइसिस। डायफाइसिस क्या रहता है? जो कि शाफ्ट को बनाता है, बीच में मेडुलरी कैविटी रहती है। एपीफाइसिस क्या रहता है? एक्सपैंडेड एंड रहता है, ज्यादातर स्पॉन्जी बोन से बना रहता है। मेटाफाइसिस क्या होता है? एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी एपीफाइशियल प्लेट। एपीफाइशियल प्लेट क्या रहती है? हायालिन कार्टिलेज की लेयर रहती है जो कि बोन में प्रेजेंट रहती है और जो कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए एग्जाम्पल रहती है, लंबाई बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल रहती है। उसी को एपीफाइशियल प्लेट कहते हैं या एपीफाइशियल लाइन भी कह देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं, ये हमारी एपीफाइशियल लाइन या एपीफाइशियल प्लेट है। यही हमारी रिस्पॉन्सिबल रहती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आपने अभी तक एपीफाइसिस पढ़ लिया, डायफाइसिस पढ़ लिया, मेटाफाइसिस भी पढ़ लिया और एपीफाइशियल प्लेट भी पढ़ लिया। अब आगे हम सब पढ़ेंगे मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी हमारी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? डायफाइसिस के बीच में। ठीक है, हमारी मेडुलरी कैविटी डायफाइसिस के बीच में प्रेजेंट रहती है। और मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो की दो कैटेगरीज होती हैं, या तो वो रेड बोन मैरो हो सकता है या तो वो येलो बोन मैरो हो सकता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें प्योरली रेड बोन मैरो पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे कुछ पार्ट में वो रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो से रिप्लेस होता रहता है। यानी वो रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मेडुलरी कैविटी कहाँ पे पाई जाती है? डायफाइसिस के बीचों बीच पाई जाती है सेंट्रल कैविटी, या तो उसमें रेड या तो येलो बोन मैरो रहेगा। मेडुलरी कैविटी क्या है? सेंट्रल कैविटी कंटेनिंग रेड और येलो मैरो डिपेंडिंग ऑन एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे येलो मैरो का कंटेंट बढ़ता जाएगा और रेड का घटता जाएगा। अगला हमारा जो पार्ट है बोन का वो क्या है? पेरिओस्टियम। जैसे कि आप इस डायग्राम में फिर से देख सकते हैं, ये हमारा पेरिओस्टियम है। ये जो बाहर से दिख रहा है ना, ये कट सेक्शन है ना, इतना पार्ट ये जो है पूरा ये पेरिओस्टियम है। पेरिओस्टियम किसका बना रहता है? बाहर की तरफ से फाइब्रस रहता है और अंदर की तरफ से पेरिओस्टियम में एक ऑस्टियोजेनिक लेयर रहती है। ऑस्टियोजेनिक लेयर का क्या मतलब हुआ? ऑस्टियोजेनिक लेयर वो लेयर रहती है जिसमें ऐसे सेल्स रहते हैं जो कि बोन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ऑस्टियोजेनिक लेयर एक रहती है। ठीक है, और ये पेरिओस्टियम में क्योंकि ऑस्टियोजेनिक लेयर है, इसीलिए ये पार्ट पेरिओस्टियम पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है थिकनेस बढ़ाने के लिए और हीलिंग करने के लिए। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिकनेस बढ़ाने के लिए और हीलिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी इनर जो लेयर रहती है वो ऑस्टियोजेनिक रहती है, वो नई हड्डियां बना सकती है, वो नए बोन सेल्स, वो बोन्स को बना सकती है, इसलिए ऐसा हो पाता है। यानी पेरिओस्टियम क्या है? टफ कवरिंग विद आउटर फाइब्रस। बाहर से तो फाइब्रस है लेकिन अंदर से एक ऑस्टियोजेनिक लेयर रहती है और ऑस्टियोजेनिक लेयर क्या करती है? थिकनेस बढ़ाती है, ग्रोथ इन थिकनेस और हीलिंग में काम करती है। किसमें? हीलिंग में। यानी हमारी बोन में अगर नई बोन्स बन रही तो वो किस पार्ट से बन रही? पेरिओस्टियम से बन रही। क्यों पेरिओस्टियम से बन रही? क्योंकि उसमें इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर है। अगला हमारा पार्ट रहता है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम कुछ नहीं है, बस मेम्ब्रेन की लाइनिंग रहती है जो कि मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एंडोस्टियम एरो से दिखाया गया, ये हमारी मेडुलरी कैविटी है कुछ, और इसको लाइन करने वाली जो लाइनिंग है, मतलब जो इसके अराउंड लाइनिंग प्रेजेंट है, वही हमारा एंडोस्टियम है, सिंपल सा। और आखिरी हमारा 8वां पॉइंट आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? एपीफाइसिस के ऊपर प्रेजेंट कार्टिलेज जो कि हायालिन कार्टिलेज रहता है मेनली,
जो कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है और फ्रिक्शन रिड्यूस करने के काम आता है, वही हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या रहता है? एपिफाइसिस कवर्स एपिफाइसिस एट जॉइंट्स, एपिफाइसिस को कवर करता है किसी भी जॉइंट पे, और हाइलाइन कार्टिलेज का बना रहता है और क्या काम करता है? फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करता है। यानी हमने सारे 8 पार्ट पढ़ लिए एक लॉन्ग बोन के। कौन कौन से? डायाफाइसिस हमने पढ़ लिया, हमने एपिफाइसिस पढ़ लिया, हमने मेटाफाइसिस पढ़ लिया, हमने एपिफाइशियल प्लेट भी पढ़ ली, हमने मेडुलरी कैविटी भी पढ़ ली, हमने पेरिओस्टियम भी पढ़ लिया और समझ लिया, हमने एंडोस्टियम भी पढ़ लिया और समझ लिया, हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज भी पढ़ लिया। ये टोटल 8 पार्ट्स रहते हैं एक टिपिकल लॉन्ग बोन के। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन पढ़ना था। आगे हमें 3 बाकी चीज़ें पढ़नी है, वो क्या क्या हैं हम देखेंगे कि ये एपिफाइसिस के क्या क्या टाइप्स रहते हैं, अगला पार्ट। उसके बाद हम सब देखेंगे एक बोन की ब्लड सप्लाई कैसे रहती है, और फिर उसके बाद आखिरी पार्ट हम सब जो देखेंगे किस तरीके से हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई कर रखा है। तो अगले पार्ट पे आ जाते हैं, यानी कैसे हम सब डिफरेंट टाइप्स के एपिफाइसिस कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस। ये जो एपिफाइसिस का हम सब क्लासिफिकेशन करते हैं, ये क्लासिफाई किया जाता है उनकी डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक या तो फंक्शनल रोल पे, या तो इस बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है कि वो किस तरीके से डेवलप हुए, या तो इस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया जाता है कि उनका फंक्शन क्या है। मतलब सब मिला जुला के इन दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही टोटल 4 टाइप के एपिफाइसिस को खोजा गया है। मतलब 4 टाइप के क्लासिफिकेशन में रखा गया कि एपिफाइसिस टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। किन 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए कि उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, और दूसरा उसका फंक्शनल रोल क्या है। किन 2 चीजों को ध्यान रखते हुए उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उसका फंक्शनल रोल। टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस। द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिफाइसिस इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनल रोल। और इस तरीके से एपिफाइसिस को टोटल 4 टाइप्स में बांटा गया। वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहला हमारा है प्रेशर एपिफाइसिस, दूसरा हमारा है ट्रैक्शन एपिफाइसिस, तीसरा हमारा है एटाविस्टिक एपिफाइसिस, चौथा हमारा है एबरेंट एपिफाइसिस। कौन कौन से एपिफाइसिस हैं? हमारा सबसे पहला है प्रेशर एपिफाइसिस, दूसरा हमारा है ट्रैक्शन एपिफाइसिस, तीसरा हमारा है एटाविस्टिक एपिफाइसिस, चौथा हमारा है एबरेंट एपिफाइसिस। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है प्रेशर एपिफाइसिस, इस एपिफाइसिस का ये काम रहता है कि प्रेशर को झेले, ये वेट को बियर करे। इस एपिफाइसिस का यही काम रहता है, ये प्रेशर को झेले, वेट को बियर करे। तो उसी को प्रेशर एपिफाइसिस कह देते हैं सिंपली, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है। फॉर्म्ड एट द आर्टिकुलर एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, फॉर्म्ड एट द आर्टिकुलर एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। आर्टिकुलर एंड वो एंड रहता है जिस एंड से बोन जो हमारी रहती है जॉइंट फॉर्म करती है, उसी को आर्टिकुलर एंड कहते हैं। ठीक है। टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। मेन इसका क्या फंक्शन है? प्रेशर बेयर करना, या कह सकते हैं वेट बेयर करना प्रेशर एपिफाइसिस का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो गया, जब आप सब सारे बोन्स को पढ़ोगे तो उनके अलग अलग पार्ट्स को भी पढ़ोगे कि हेड ऑफ फीमर है, ये ट्रेबिक्यूल है, ये आप पढ़ोगे धीरे धीरे जब ऑस्टियोलॉजी पार्ट पढ़ोगे। तो एग्जाम्पल में इसके क्या आ जाता है? हेड ऑफ फीमर और लोअर एंड ऑफ रेडियस। किसमें? प्रेशर एपिफाइसिस। यानी वेट बियरिंग का फंक्शन किस किस का हो गया? एक हेड ऑफ फीमर का हो गया और दूसरा लोअर एंड ऑफ रेडियस का हो गया। ये प्रेशर एपिफाइसिस, वो एपिफाइसिस जो कि वेट बेयर करते हैं, वेट को ट्रांसमिट करते हैं बेयर करके, उनको क्या कहते हैं? प्रेशर एपिफाइसिस। और प्रेशर एपिफाइसिस के क्या एग्जांपल हो गए? एक हेड ऑफ फीमर हो गया, दूसरा लोअर एंड ऑफ रेडियस हो गया। अगला हमारा आता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। जो हमारा प्रेशर एपिफाइसिस था वो जॉइंट पे ही लोकेटेड था, जहां पे जॉइंट रहेगा वहां पे प्रेशर एपिफाइसिस पाया जाएगा। लेकिन हमारा ट्रैक्शन एपिफाइसिस जॉइंट से थोड़ा दूर लोकेटेड रहता है। इसका काम क्या रहता है? मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करना। इसका मेन फंक्शन यही रहता है कि मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करे, और ये मसल को कोई भी दूसरी क्या कहते हैं बोन को पुल करने में मदद करे। ये मसल्स जो रहेंगी
किसी ना किसी दूसरी बोन से भी अटैच रहेंगी ना इस बोन के साथ साथ, तो उसे पुल करने में मदद करे। मतलब ये एक जगह प्रोवाइड करता है जहां पे ये मसल अटैच हो सके और अपना काम कर सके। तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस का मेन क्या काम है? प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल्स एंड रिजल्ट फ्रॉम पुल ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स। ठीक है, यानी क्या करता है? ये मसल्स के अटैचमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है और वो मसल्स दूसरी हड्डियों को अपनी तरफ पुल कर सके उसके लिए भी जगह प्रोवाइड करता है। ये हमारा ट्रैक्शन एपिफाइसिस हो गया। और ट्रैक्शन एपिफाइसिस हमारा कभी भी जॉइंट पे नहीं लोकेटेड रहता है, जॉइंट से दूर ही रहता है। इसके एग्जांपल में क्या क्या आ गया? सबसे पहला हमारा एग्जांपल आ जाएगा ट्रोकेंटर ऑफ फीमर और दूसरा ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ट्रोकेंटर ऑफ फीमर और ट्यूबरकल ऑफ फ्यूमर। आप जब पढ़ोगे ऑस्टियोलॉजी के पार्ट तो आप देखोगे फीमर में एक ग्रेटर ट्रोकेंटर रहता है, एक लेसर ट्रोकेंटर रहता है। आप देखोगे भी उसे कि वो दिख रहा है इस तरीके से, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये हमारी फीमर बोन है पूरी और ये हमारा ट्रोकेंटर है, ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर है। ठीक है, और ये हमारा हेड ऑफ फीमर है। तो हेड ऑफ फीमर तो हमारा प्रेशर एपिफाइसिस की तरह काम कर रहा है, लेकिन जो हमारे ट्रोकेंटर्स हैं फीमर के वो हमारे ट्रैक्शन एपिफाइसिस के काम कर रहे हैं। ये सब जॉइंट फॉर्म करने में नहीं मदद करेंगे, जॉइंट फॉर्म करने में ये मदद करेगा और वेट को ट्रांसमिट करने में भी ये मदद करेगा, लेकिन इन दोनों का क्या काम रहेगा? ये मसल्स को अटैच करेंगे और मसल दूसरी हड्डियों को पुल कर सके उसके लिए जगह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका क्या एग्जाम्पल था? ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस। इसी तरीके से आप ह्यूमरस बोन में भी देखोगे ट्यूबरकल्स होते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्रैक्शन एपिफाइसिस का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हमारा क्या कैटेगरी आ जाता है? एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक एपिफाइसिस, हमारे बॉडी में कुछ बोन्स ऐसी थी कि जो कि हमारे पूर्वजों यानी परदादा मतलब बहुत पुराने समय में पहले वो अलग थी, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वो बोन्स हमारी दूसरी बोन्स के साथ फ्यूज हो गई। तो इन्हीं बोन्स को जो पहले अलग बोन थी लेकिन अब इवोल्यूशनरी टाइम के साथ साथ अब ये फ्यूज हो गई हैं, मतलब अब ये अलग नहीं रहती, लेकिन पुराने समय में ये अलग थी, उन्हीं बोन को एटाविस्टिक एपिफाइसिस कहते हैं। सॉरी, नॉट बोन बट एपिफाइसिस की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो इन्हीं टाइप के एपिफाइसिस को एटाविस्टिक एपिफाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो एटाविस्टिक एपिफाइसिस क्या हो गया? रिप्रेजेंट बोन्स दैट वर सेपरेट इन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स बट हैव फ्यूज्ड इन ह्यूमंस। वो बोन्स जो कि सेपरेट थी इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स में बट फ्यूज हो गई हैं अब ह्यूमंस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या होगा इसका? कोरक्वाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला हमारी बोन रहती है, उसमें एक एलिवेशन निकल रहा रहता है जिसे हम कोरक्वाइड प्रोसेस कहते हैं। तो पहले हमारे पूर्वजों में ये कोरक्वाइड प्रोसेस अलग होता था और हमारी स्कैपुला अलग रहती थी, ये दो अलग बोन्स थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन में ये दोनों बोन्स फ्यूज हो गई। तो ये हमारा एटाविस्टिक एपिफाइसिस का एग्जाम्पल हो गया, ये जो हमारा कोरक्वाइड प्रोसेस रहता है। ठीक है, अगला हमारा क्या कैटेगरी? एबरेंट एपिफाइसिस। एबरेंट का मतलब ही होता है कि यूजुअल ना होना, मतलब जो कि नॉर्मल है उससे हटके होना। तो ये सब में नहीं प्रेजेंट रहता है एबरेंट एपिफाइसिस, ये कुछ ही इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, कभी कभी ही पाया जाता है, ज्यादातर नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। मतलब हमारा जो मेटाकार्पल है, फर्स्ट वाला ये है ना, हमारा थंब वाला जो है ये हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल है। तो इसके हेड पे जो कभी कभी क्या कहते हैं एक एक्स्ट्रा एपिफाइसिस प्रेजेंट रहता है, तो वही एबरेंट एपिफाइसिस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल या तो बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल या तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब के बेस पे। ठीक है, ये हमारे मेटाकार्पल्स इधर है ना, ये मेटाकार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स। ओके, तो हमने चारों कैटेगरीज पढ़ ली। कौन कौन सी थी? प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस और एबरेंट एपिफाइसिस। किस बेसिस पे बांटा गया था कि इन सब का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और दूसरा क्या था इन सब का फंक्शनल रोल क्या है। टोटल 4 कैटेगरी थी: प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस, एबरेंट एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस का क्या काम था?
वेट को ट्रांसमिट करना, ठीक है, जॉइंट्स पे पाया जाता था। हमारा ट्रैक्शन एपिफाइसिस जॉइंट से दूर पाया जाता था, इसका मेन काम था मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करना जिससे वो दूसरी हड्डियों को पुल कर सकें। एटाविस्टिक एपिफाइसिस वो बोन्स जो कि अब फ्यूज हो गई लेकिन पहले अलग रहती थी, वही एटाविस्टिक एपिफाइसिस की कैटेगरी में। एबरेंट एपिफाइसिस, एबरेंट का मतलब ही होता है यूजुअल से हटके होना, मतलब नॉर्मल से हटके होना, यानी ये नॉर्मली तो नहीं पाया जाता लेकिन कभी कभी पाया भी जाता है, तो उस कैटेगरी को हम सब क्या कह देते हैं, एबरेंट एपिफाइसिस, ठीक है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड सप्लाई ऑफ अ बोन है। हम सब देखेंगे कि कैसे अलग अलग आर्टरीज रहती हैं जो कि बोन को सप्लाई करती हैं। तो वो कौन कौन सी आर्टरी हैं जो कि बोन को सप्लाई करती हैं, तो हमारी टोटल 4 ऐसी आर्टरीज हैं जो कि बोन को सप्लाई करती हैं। सबसे पहले हमारी होगी न्यूट्रिएंट आर्टरी, दूसरी हमारी होगी पेरियोस्टियल आर्टरी, तीसरी हमारी होगी मेटाफाइसियल आर्टरी, चौथी हमारी होगी एपिफाइसियल आर्टरी। कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो कि बोन को सप्लाई करती हैं, सबसे पहले हमारी होगी न्यूट्रिएंट आर्टरी, दूसरी हमारी होगी पेरियोस्टियल आर्टरी, तीसरी हमारी होगी मेटाफाइसियल आर्टरी, चौथी हमारी होगी एपिफाइसियल आर्टरी। कौन कौन सी हैं, न्यूट्रिएंट आर्टरी, मेटाफाइसियल आर्टरी, एपिफाइसियल आर्टरी, पेरियोस्टियल आर्टरी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी ही हमारी मेन आर्टरी रहती है। एक बोन के हम सब ब्लड सप्लाई देख रहे हैं ना, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी हमारी मेन आर्टरी रहती है और ये कहाँ से एंटर करती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन से एंटर करती है। हमारे बोन में एक फोरामेन पाया जाता है जिसे न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं, और ये हमारी मेन जो आर्टरी रहती है न्यूट्रिएंट आर्टरी, ये न्यूट्रिएंट फोरामेन से एंटर करती है। और किसको सप्लाई करती है, हमारे मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करती है। और मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो, तो बोन मैरो को भी सप्लाई करेगी। और हमारे बोन का जो कॉर्टेक्स का इनर 2/3 पार्ट है उसे भी सप्लाई करती है। हमारे बोन के कॉर्टेक्स का जो इनर 2/3 पार्ट है उसे भी सप्लाई करती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट आर्टरी हमारी मेन आर्टरी रहती है, कहाँ से एंटर करती है, हमारे न्यूट्रिएंट फोरामेन से एंटर करती है, जो कि आप ऑस्टियोलॉजी पढ़ोगे तो देखोगे बोन में एक न्यूट्रिएंट फोरामेन रहता है। और किस किस को सप्लाई करती है, एक तो मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करती है और मेडुलरी कैविटी के अंदर मौजूद बोन मैरो को सप्लाई करती है, और इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ बोन को भी सप्लाई करती है, ठीक है। अभी जब हम सब लॉन्ग बोन के पार्ट्स को पढ़ रहे थे तो वहां पे एक पार्ट आया था पेरियोस्टियम, ठीक है। तो वहां पे जो आर्टरी पाई जाती है उसे कहते हैं पेरियोस्टियल आर्टरी, ठीक है। और इसका क्या काम रहता है, आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करना। इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स को हमारी सप्लाई कौन सी कर रही थी, न्यूट्रिएंट आर्टरी। बचा क्या, आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स बचा, और इसे कौन सी सप्लाई करती है, पेरियोस्टियल आर्टरी। कहाँ पे पाई जाती है, एक बोन के पेरियोस्टियम पार्ट में पाई जाती है आर्टरी, ठीक है। तो पेरियोस्टियल आर्टरी पढ़ लें तो न्यूमरस स्मॉल वेसल्स इन पेरियोस्टियम सप्लाई आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। बहुत सारी स्मॉल वेसल जो कि पेरियोस्टियम में प्रेजेंट रहती हैं और काम क्या है, आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करना। अगली हमारी कौन सी थी, मेटाफाइसियल आर्टरी। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, किसको सप्लाई करेगी, मेटाफाइसिस को सप्लाई करेगी, ठीक है। और आती कहाँ से, जो जॉइंट्स पे बहुत सारी वेसल्स रहती हैं उनसे ओरिजिनेट करके हमारी ये मेटाफाइसियल आर्टरी आती है, ठीक है। तो मेटाफाइसियल आर्टरी फ्रॉम वेसल्स अराउंड द जॉइंट सप्लाई मेटाफाइसिस स्पेशली ड्यूरिंग ग्रोथ। अगली हमारी है एपिफाइसियल आर्टरी। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, किसको सप्लाई करेगी, एपिफाइसिस को सप्लाई करेगी। आती कहाँ से, ये पेरी आर्टिकुलर वैस्कुलर आर्केड्स। पेरी आर्टिकुलर का मतलब जॉइंट्स के अराउंड, मतलब जॉइंट्स के अराउंड, ब्लड वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, और आर्केड मतलब नेटवर्क। मतलब हमारी जो एपिफाइसियल आर्टरी आती है वो जॉइंट्स के अराउंड ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क प्रेजेंट रहता है, यानी एनास्टोमोसिस जो प्रेजेंट रहती है, वहां से हमारी आती है एपिफाइसियल आर्टरी। और इसका जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, किसको सप्लाई करेगी, एपिफाइसिस को सप्लाई करेगी। तो कौन सी 4 हमने मेन आर्टरी पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी हमारी मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करती थी, हमारे बोन मैरो को सप्लाई करती थी और इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती थी। उसके बाद हमने पढ़ी पेरियोस्टियल आर्टरी, जो कि पेरियोस्टियम में पाई जाती थी और आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती थी। उसके बाद हमने पढ़ी मेटाफाइसियल आर्टरी, जो कि
जॉइंट्स के अराउंड प्रेजेंट ब्लड वेसल से वहां से निकल के आती थी और किसको सप्लाई करती थी, मेटाफाइसिस को। और आखिरी हमारी थी एपीफाइशियल आर्टरी। एपीफाइशियल आर्टरी हमारी जो कि जॉइंट्स के अराउंड एक एनास्टोमोसिस बनता है, जो कि आप आगे पढ़ोगे, एनास्टोमोसिस बनता है, उससे निकल के आती थी और हमारे एपीफाइसिस को सप्लाई करती थी। जॉइंट्स को हम सब दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, या तो वो स्ट्रक्चरल बेसिस हो सकता है या तो वो फंक्शनल बेसिस हो सकता है। जब कभी भी हम सब जॉइंट्स को स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक जॉइंट के बीच में वो कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है जिससे वो जॉइंट बन रहा है, मतलब उनके बीच में कौन सा मटेरियल है जो कि दो बोन्स को ज्वाइन कर रहा है और एक जॉइंट बना रहा है। तो जब कभी भी स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो क्या देखते हैं, मटेरियल कौन सा है दोनों ही बोन्स के बीच में। और जब कभी भी हम सब फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जॉइंट किस टाइप से मूव कर पा रहा है, क्या उस जॉइंट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं, या उस जॉइंट में हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट है, या फिर वो जॉइंट फ्लेक्सिबली मतलब बहुत अच्छे से मूव कर पा रहा है, फ्रीली मूव कर पा रहा है। ये हम सब तब देखते हैं जब हम सब फंक्शन के आधार पे जॉइंट को क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हम सब देखेंगे, हम सब जब जॉइंट्स को स्ट्रक्चर के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड मेनली ऑन टू बेसिस, दैट इज स्ट्रक्चरल और दूसरा हमारा फंक्शनल बेसिस पे। ठीक है, स्ट्रक्चरल बेसिस पे मैंने बताया बीच के मटेरियल को देखते हैं, दो बोन्स के बीच का कौन सा मटेरियल है जो कि जॉइंट को बना रहा है। ठीक है, और फंक्शनल जब देखते हैं तो मूवमेंट देखते हैं कि वो जॉइंट्स में कैसा मूवमेंट है, क्या बिल्कुल भी नहीं मूव कर पा रहा, थोड़ी सी मूवमेंट है, या बहुत फ्लेक्सिबली मूव कर पा रहा है। ठीक है, तो पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन मटेरियल ज्वाइनिंग बोन्स, मटेरियल ज्वाइनिंग द बोन्स किस पे आधारित है, कौन सा मटेरियल दोनों बोन्स को ज्वाइन कर रहा है। इस हिसाब से स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम सब जॉइंट्स को टोटल तीन कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा होता है फाइब्रस जॉइंट, और दूसरा हमारा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा हमारा होता है साइनोवियल जॉइंट। ये कौन सा बेसिस है, स्ट्रक्चरल बेसिस पे। जब कभी भी हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे जॉइंट को क्लासिफाई करते हैं तो तीन कैटेगरीज निकल के आती हैं। सबसे पहले हमारा होता है फाइब्रस, दूसरा हमारा होता है कार्टिलेजिनस, तीसरा हमारा होता है साइनोवियल जॉइंट। हमारे फाइब्रस जॉइंट में दो बोन्स के बीच में एक फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट रहती है जो कि उन दोनों के बीच बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने देती, एक दूसरे दोनों बोन्स को बहुत कसके से बांधी रहती है। तो इस टाइप्स के जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट को हम सब फर्दर तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला हमारा होता है सूचर, दूसरा हमारा होता है सिंडेस्मोसिस, और तीसरा हमारा होता है गॉम्फोसिस। कौन कौन से फाइब्रस जॉइंट होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है सूचर, सूचर के बाद हमारा होता है सिंडेस्मोसिस, और सिंडेस्मोसिस के बाद हमारा होता है गॉम्फोसिस। ठीक है, सूचर को हम फर्दर क्लासिफाई, सूचर हमारा कहाँ पे पाया जाता है, स्कल बोन्स के बीच में, और ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सूचर के, सबसे पहला हमारा होता है प्लेन सूचर, प्लेन सूचर के बाद हमारा होता है स्क्वैमस सूचर, स्क्वैमस सूचर के बाद हमारा होता है लिम्बस सूचर, लिम्बस सूचर के बाद हमारा होता है डेंटेट सूचर, या इसी को डेंटिकुलेट भी कह देते हैं, डेंटेट या डेंटिकुलेट बात एक ही हुई। ठीक है, और डेंटेट के बाद हमारा आखिरी में होता है सेर्रेट सूचर। तो टोटल कौन कौन से सूचर हुए, हमने सूचर को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, सबसे पहले हमारा प्लेन सूचर, प्लेन सूचर के बाद स्क्वैमस सूचर, स्क्वैमस सूचर के बाद लिम्बस सूचर, लिम्बस सूचर के बाद हमारा डेंटिकुलेट सूचर, डेंटिकुलेट सूचर के बाद हमारा सेर्रेट सूचर। प्लेन सूचर में जो जॉइंट रहता है वो बहुत प्लेन सा रहता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक सिंपल सा जॉइंट रहेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग बोन्स हैं और बीच में जो क्या कहते हैं सूचर बन रहा है वो बहुत प्लेन सा रहता है। स्क्वैमस सूचर में हमारा क्या रहता है, एक बोन का एज जो रहता है, एज मतलब किनारा, वो दूसरी बोन पे भारी हो जाता है, मतलब उसे ओवरलैप करने लगता है। ये भी सूचर ही रहता है, पर एक बोन का जो एज रहता है वो ओवरलाई करता है दूसरे बोन के एज पे। ये क्या है, स्क्वैमस सूचर। ठीक है, प्लेन सूचर हो गया हमारा, स्क्वैमस भी हो गया। लिम्बस सूचर और स्क्वैमस सूचर एक जैसे होते हैं,
बस फर्क इतना रहता है दोनों में कि स्क्वैमस सूचर में जो एज ओवरलैप करती है वो स्मूथ रहती है, लेकिन लिम्बस सूचर में वो एज भी खुरदुरी हो जाती है। ये हमारा लिम्बस सूचर, ये एज भी खुरदुरी होगी, मतलब ये भी अनइवन रहती है। ठीक है, एज ओवरलैप कर रही है लेकिन अनइवन। लिम्बस में और स्क्वैमस में भी एज ओवरलैप कर रही है लेकिन वो इवन रहती है। अगला हमारा होता है डेंटिकुलेट सूचर। डेंटिकुलेट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डेंट मतलब कि दांत से रिलेटेड, मतलब इसमें जो सूचर बनते हैं वो टीथ लाइक अपीयरेंस देते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये टीथ लाइक अपीयरेंस आ रहा है ना, ये टीथ लाइक अपीयरेंस पूरा आ रहा है। ठीक है, तो डेंटिकुलेट सूचर वो सूचर रहते हैं जिनमें टीथ लाइक अपीयरेंस आ जाता है। ठीक है, आखिरी हमारा होता है सर्रेट सूचर। सर्रेट सूचर वो सूचर रहते हैं जिसमें सूचर का अपीयरेंस आरी की तरह आने लगता है। पेड़ काटने के लिए जो सॉ यूज होता है ना, सॉ लाइक अपीयरेंस, आरी, उसी की तरह इसमें बहुत सारे नोक दिखते हैं ऐसे आरी की तरह, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डी वाले। तो हमने सूचर्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया था 5 कैटेगरी में। प्लेन में बिल्कुल प्लेन रहता है, स्क्वैमस में एज ओवरलैप करती है दूसरे बोन पे लेकिन एज स्मूथ रहती है, और फिर उसके बाद हमारा था लिम्बस में एज ओवरलैप करती है लेकिन वो खुरदुरी रहती है, वो अनइवन रहती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा था डेंटिकुलेट सूचर जिसमें कि टीथ लाइक अपीयरेंस आ जाता है, और उसके बाद हमने सर्रेट सूचर देखा जिसमें सॉ लाइक अपीयरेंस रहता है। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहला हमारा सूचर था, दूसरा हमारा सिंडेस्मोसिस, तीसरा हमारा गॉम्फोसिस। सिंडेस्मोसिस में क्या होता है, हमारी एक बोन दूसरी बोन से ज्वाइंट होती है लिगामेंट्स के जरिए, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इंफीरियर टिबियोफ्यूबुलर जॉइंट। मतलब हमारी टिबिया बोन और फ्यूबुला बोन के नीचे वाले पार्ट में ये सिंडेस्मोसिस पाया जाता है, और हमारे रेडियस और अल्ना में भी ये पाया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सिंडेस्मोसिस पाया जाता है हमारी रेडियस और अल्ना, ये हमारी रेडियस है और ये हमारी अल्ना है। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट पाया जा रहा है वो कौन सा है, सिंडेस्मोसिस है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों आपस में लिगामेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए सिंडेस्मोसिस है। गॉम्फोसिस जो हमारा इस टाइप का फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है वो हमारे टीथ में पाया जाता है। जब टूथ अपने सॉकेट में लगा रहता है, वो उस टाइप के जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट तो कहते हैं। वो फाइब्रस जॉइंट का कौन सा कैटेगरी है, वो गॉम्फोसिस कैटेगरी, इसी को पेग एंड सॉकेट भी कहते हैं। यानी हमने फाइब्रस जॉइंट की 3 कैटेगरीज भी पढ़ ली। सूचर को भी फर्दर 5 कैटेगरीज में बांट दिया था। फिर उसके बाद हमने सिंडेस्मोसिस पढ़ा, कैसे दो बोन्स लिगामेंट से जुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद हमने गॉम्फोसिस पढ़ा, जो कि हमारा टूथ रहता है, हमारे सॉकेट में लगा रहता है किस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से हम सब जॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में देखते हैं। सबसे पहला होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा हमारा होता है साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट हमने कर लिया, अब हम सब करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या रहता है, जॉइंट दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है उस जॉइंट में कार्टिलेज रहता है। अब इसकी भी फर्दर 2 कैटेगरी होती हैं, या तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट रहता है उसमें बीच में जो कार्टिलेज भरा रहता है वो हमारा हाइलिन कार्टिलेज रहता है, हाइलिन कार्टिलेज। लेकिन ये टेम्पररी रहता है और बाद में ऑसिफाई हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, एपिफाइशियल प्लेट और फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट और एपिफाइशियल प्लेट। हमारी एपिफाइशियल प्लेट अभी हमने पीछे ही पढ़ी थी, बोन के पार्ट्स में अलग अलग। और एपिफाइशियल प्लेट क्या थी, हाइलिन कार्टिलेज की बनी थी, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए एग्जांपल थी। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का क्या एग्जांपल हुआ, एक एपिफाइशियल प्लेट हो गया और फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट हमारा हो गया। ये किससे बना रहता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना रहता है, जो कि टेम्पररी रहता है, बाद में ऑसिफाई हो जाता है। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट 2 बोन्स जब कभी भी फाइब्रो कार्टिलेज से यूनाइट हो, हाँ बोन्स के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज की लेयर रहेगी लेकिन बीच में जो यूनाइटिंग मटेरियल रहेगा वो फाइब्रो कार्टिलेज होगा। तो ऐसे जॉइंट्स को हम सब सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं।
ये वाले जॉइंट्स टेम्पररी नहीं परमानेंट होते हैं और बहुत स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, दो हिप बोन्स के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस रहता है। मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट, जब हम सब स्टर्नम पढ़ेंगे तो देखेंगे एक मैन्यूब्रियम होता है और एक बॉडी रहती है और एक जिफॉइड प्रोसेस रहता है, ये स्टर्नम के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। तो मैन्यूब्रियम और बॉडी के बीच के जॉइंट को बोलते हैं मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ये एक टाइप का सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और अगला हमारा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रीज के बीच में डिफरेंट वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट रहता है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट रहता है और इनको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये वर्टिब्री 1 मान ले रहे हैं, ये वर्टिब्री 2 मान ले रहे हैं, ये हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट को हमने दो कैटेगरी में बांटा, पहला हमारा था प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और दूसरा हमारा था सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो था उसमें हायलिन कार्टिलेज था जो कि टेम्पररी था, दोनों बोन्स को ज्वाइन करने के लिए हायलिन कार्टिलेज था जो कि टेम्पररी था, जो कि बाद में ऑसिफाई हो जाता। और इसके एग्जाम्पल में क्या था, एपिफाइसियल प्लेट जो कि हमने पीछे पढ़ा था, और दूसरा हमारा था कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, दो बोन्स को ज्वाइन करने के लिए फाइब्रो कार्टिलेज बीच में था। हाँ, बोन्स के ऊपर लाइनिंग थी हायलिन कार्टिलेज की, लेकिन दोनों बोन्स को कौन ज्वाइन कर रहा था, फाइब्रो कार्टिलेज। ये परमानेंट था और क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग था। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, प्यूबिक सिम्फाइसिस हमारा हो गया जो कि हिप बोन के बीच में पाया जाता है, मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट जो कि स्टर्नम में पाया जाता है, और तीसरा हमारा क्या था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये तीनों क्या है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जाम्पल। ये दोनों क्या है, एपिफाइसियल प्लेट और फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जाम्पल। तो हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट भी खत्म हो गया। अब अगला हम सब आ जाते हैं साइनोवियल जॉइंट पे। अच्छा, ये बीच में ये जो ब्रैकेट में सब लिखा है ये आपको भी आगे समझ में आएगा जब हम सब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे हम सब फंक्शन के बेसिस पे जॉइंट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एम्फी आर्थरोसिस लिखा है, यहाँ पे सिन आर्थरोसिस लिखा है, यहाँ पे एम्फी, यहाँ पे डाई आर्थरोसिस, ये अभी हम सब आगे देखेंगे। साइनोवियल जॉइंट क्या रहता है, दो बोन्स हैं, दोनों के बीच एक कैविटी आ जाती है, गैप आ जाता है। इन जनरल जब कभी कोई जॉइंट बनता है तो दोनों आपस में पास में रहते हैं, कोई कैविटी नहीं रहती बीच में, ठीक है। कुछ मटेरियल फिल रहता है, लेकिन इनमें कैविटी रहती है जो कि एक फ्लूइड से फिल रहती है, ठीक है। और उस फ्लूइड को हम सब साइनोवियल फ्लूइड कर देते हैं। यानी साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट रहते हैं जिसमें बोन्स यूनाइटेड रहती हैं एक साइनोवियल फ्लूइड की मदद से, ठीक है। अ जॉइंट कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ जॉइंट कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। अब एक साइनोवियल जॉइंट के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहला तो एक जॉइंट कैविटी होनी चाहिए, ठीक है, कैविटी होनी चाहिए, एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होना चाहिए, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक फाइब्रस कैप्सूल होनी चाहिए, एक लिगामेंट भी होना चाहिए, मतलब लिगामेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा साइनोवियल जॉइंट है। ये जो सबसे बाहर हमें पर्पल कलर की लेयर दिख रही है ये हमारे लिगामेंट है, ठीक है। ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये लिगामेंट कैप्सूल है, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है ये जॉइंट कैप्सूल है, सॉरी जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है। और ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। ये जो दिख रही है ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि बोन के एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हमारे हो गए, कौन कौन से, जॉइंट कैविटी जो कि बीचों बीच है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारी इधर दिख रही है, ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई, और फाइब्रस कैप्सूल रहती है और लिगामेंट्स रहते हैं, लिगामेंट्स हमें यू दिख रहा है। तो क्या क्या चीजें रहती हैं एक साइनोवियल जॉइंट में, एक साइनोवियल जॉइंट में एक जॉइंट कैविटी रहती है, जॉइंट कैविटी के अलावा बोन का आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है, फाइब्रस कैप्सूल रहती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है, लिगामेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो हमने साइनोवियल जॉइंट को भी फर्दर 7 कैटेगरीज में बांटा है। वो कौन कौन सी 7 कैटेगरी है, सबसे पहले हमारा हो गया प्लेन जॉइंट,
दूसरा हमारा हो गया हिंज जॉइंट, तीसरा हमारा हो गया पाइवट जॉइंट, चौथा हमारा हो गया कॉन्डाइलर जॉइंट, पांचवा हमारा हो गया एलिप्सॉइड जॉइंट, छठवां हमारा हो गया सैडल जॉइंट और सातवां हमारा हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सी 7 कैटेगरीज हैं? सबसे पहला हमारा हुआ प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट के बाद हमारा आता है हिंज जॉइंट, हिंज के बाद आता है हमारा पाइवट जॉइंट, पाइवट के बाद हमारा आता है कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर के बाद हमारा आता है एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड के बाद हमारा आता है सैडल जॉइंट और सैडल जॉइंट के बाद हमारा आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इन सभी जॉइंट्स को, सातों जॉइंट्स को हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सब आ जाते हैं प्लेन जॉइंट। इसका दूसरा नाम भी होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। क्यों? क्योंकि इस केस में, प्लेन जॉइंट के केस में या ग्लाइडिंग जॉइंट के केस में, बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं, ग्लाइड करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, आर्टिकुलर सरफेसेस आर फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड, यानी दो बोन्स जिस सरफेस से जुड़ रही हैं या तो वो फ्लैट रहेंगी बिल्कुल, या तो हल्का सा उनमें कर्व रहेगा। ठीक है, इस वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से ये दोनों आप एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, ग्लाइड कर सकती हैं। ठीक है, परमिट ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, हमारे कार्पल्स की बोन आपस में एक दूसरे के लिए प्लेन साइनोवियल जॉइंट है, क्योंकि वो आपस में ग्लाइड कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। इसी तरीके से हमारी टार्सल्स की बोन भी। तो एग्जाम्पल में क्या आ गया, इंटर कार्पल एंड इंटर टार्सल जॉइंट, यानी आपस में कार्पल्स की बोन्स और आपस में टार्सल्स की जोन, ये कौन सी होगी? प्लेन साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी आ गई। क्यों? प्लेन साइनोवियल जॉइंट में बोन्स आपस में एक दूसरे पे ग्लाइड या स्लाइड कर सकती हैं। अगली हमारी कैटेगरी है हिंज जॉइंट, इसी को हम सब गिंगलाइमस जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, हिंज जॉइंट, हिंज क्या होता है? जब कभी भी आपने दरवाजा देखा होगा तो उस पे जो एक ऐसा डिवाइस रहता है जहाँ पे, जिसे हिंदी में दरवाजे का कब्जा कहते हैं और इंग्लिश में ही उसे हिंज बोल देते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या करता है, सिर्फ एक एक्सिस पे मूवमेंट पॉसिबल करवाता है। आपका दरवाजा या तो इस तरीके से बंद हो सकता है या तो खुल सकता है। आपका दरवाजा कभी भी ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं आएगा। ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि दरवाजे में हिंज लगा रहता है। तो इसी तरीके से हमारे हिंज जॉइंट में सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल रहती है, जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट हो गया। ठीक है, देखो मैं सिर्फ इसे ओपन और क्लोज कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं इसको उल्टे तरफ घुमा दूं या इस तरफ ऐसे घुमा दूं, इस तरफ ऐसे घुमा दूं, नहीं हो पा रहा ना। सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है हिंज जॉइंट में। ठीक है, तो हिंज जॉइंट में परमिट मूवमेंट इन वन प्लेन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रिसेंबल द हिंज ऑफ अ डोर, वही मैंने बताया ना जिसको हिंदी में कब्जा कहते हैं। ठीक है, हिंज ऑफ अ डोर। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, एल्बो जॉइंट, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। ग्लाइडिंग जॉइंट का ये एग्जाम्पल है कार्पल्स के बीच में, और इस वीडियो में आपको हिंज जॉइंट दिख रहा है। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट को ही ट्राइकॉइड जॉइंट कहते हैं, ट्राइकॉइड जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पाइवट जॉइंट में क्या रहता है, बोन हमारी एक एक्सिस के अराउंड मूव कर सकती है। ठीक है, इसी को हम सब पाइवट जॉइंट कह देते हैं। जब कभी भी एक वर्टिकल एक्सिस के अराउंड हमारी बोन मूव करती है तो उसी को पाइवट जॉइंट कह देते हैं। जैसे कि एटलस हमारी बोन जो रहती है, यह हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम रहता है एटलस, दूसरी का नाम रहता है एक्सिस। तो पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में जो मूवमेंट रहती है वो हमारी पाइवट जॉइंट कहलाती है। ये जो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, हम नो कह पा रहे हैं, ये पाइवट जॉइंट की वजह से पॉसिबल, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, मतलब एटलस और एक्सिस के बीच के जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, अ सेंट्रल बोनी पाइवट सराउंडेड बाय अ रिंग। ठीक है, मूवमेंट अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस, यानी रोटेशन पॉसिबल है, मूवमेंट अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। एग्जांपल क्या क्या हो गया, सबसे पहला तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट हो गया। ठीक है, एटलस और एक्सिस के बीच का जॉइंट। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या रहता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी ऊपर की तरफ हमारे रेडियस और अल्नर के बीच में, अल्नर बोन और रेडियस बोन, अल्ना और रेडियस के बीच में जो जॉइंट रहता है वो भी हमारा पाइवट जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो अभी तक हमने साइनोवियल जॉइंट में क्या क्या देख लिया, प्लेन जॉइंट देख लिया, हमने हिंज जॉइंट देख लिया, हमने पाइवट जॉइंट देख लिया। अब हम सब देखेंगे कॉन्डाइलर जॉइंट।
कॉन्डाइलर जॉइंट वो जॉइंट रहता है जिसमें एक बोन का राउंडेड कॉन्डाइल रहता है, वो फिक्स हो जाता है एक शैलो कैविटी में, एक कैविटी में जाके फिक्स हो जाता है, और उसी को हम सब कॉन्डाइलर जॉइंट कह देते हैं। इसका सबसे इजी एग्जांपल है हमारा नी जॉइंट। हमारा जो फीमर के कॉन्डाइल्स रहते हैं वो हमारे टिबिया में जो कैविटीज बनी रहती हैं उनमें जाके फिक्स होते हैं, और इसी को कॉन्डाइलर जॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो कॉन्डाइलर जॉइंट फॉर्म्ड बाय अ राउंडेड कॉन्डाइल फिटिंग इनटू अ शैलो कैविटी, राउंडेड कॉन्डाइल फिटिंग इनटू अ शैलो कैविटी, एक शैलो कैविटी। मूवमेंट मेनली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें मैंने जनरल एनाटॉमी में पढ़ाई थी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, आपको इसके लिए पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, विद स्लाइट रोटेशन परमिटेड, ये बात इंपॉर्टेंट है। हमारे हिंज जॉइंट और कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या फर्क हुआ, हिंज जॉइंट में हमारा सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा था, लेकिन हमारे कॉन्डाइलर जॉइंट में हल्का सा रोटेशन भी पॉसिबल रहता है। ठीक है, विद स्लाइट रोटेशन परमिटेड। और इसके एग्जांपल मैंने पहले ही बताया, नी जॉइंट। नी जॉइंट किस किस के बीच में बनता है, हमारी फीमर और टिबिया के बीच में, तो इसे हम सब फीमेरो टिबियल जॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा ये कॉन्डाइलर जॉइंट हो गया, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे फीमर के कॉन्डाइल्स हैं और ये हमारे टिबिया में फिट हो रहे हैं। ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के साथ स्लाइट रोटेशन भी कर सकते हैं, इनकी यही खासियत है कॉन्डाइलर जॉइंट की। अब अगली जो हमारी कैटेगरी आ जाती है वो हमारी है एलिप्सॉइड जॉइंट। ठीक है, एलिप्सॉइड जॉइंट में हमारा क्या रहता है, एक बोन का हमारा ओवल कॉन्वेक्स सरफेस फिट हो जाता है दूसरे बोन के ओवल कॉनकेव सरफेस में। मतलब एक बोन का ओवल कॉन्वेक्स सरफेस है और दूसरे बोन का ओवल कॉनकेव सरफेस है, और दोनों आपस में फिट हो जाते हैं, तो इसी को हम सब एलिप्सॉइड जॉइंट कह देते हैं। ठीक है, इसमें सारे टाइप के मूवमेंट्स देखे जाते हैं, जैसे कि हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, या हमारा एबडक्शन एडक्शन हो गया, या हमारा सरकमडक्शन हो गया। सभी टाइप के मूवमेंट्स ऑलमोस्ट पॉसिबल रहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हमारा हो गया रिस्ट जॉइंट, जो कि हमारे रेडियस और कार्पल के बीच में बन रहा है, रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, यानी हमारे मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच का जॉइंट। ठीक है, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल, एलिप्सॉइड जॉइंट का। एलिप्सॉइड जॉइंट के दो एग्जाम्पल है, पहला तो हमारी जो रेडियस बोन आ रही है वो हमारे कार्पल से एलिप्सॉइड जॉइंट बनाते हैं, दूसरा हमारे जो मेटाकार्पल से हमारे फेलेंजेस से एलिप्सॉइड जॉइंट बनाते हैं। और आप देख सकते हो सारे मूवमेंट पॉसिबल हैं, चाहे फ्लेक्शन हो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन पास आना, एबडक्शन दूर जाना, और सरकमडक्शन सब पॉसिबल हो पा रहा है इस जॉइंट पे, जहाँ पे मेटाकार्पल है, मेरा मेटाकार्पल है, और फिर ये फेलेंजेस है। मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच का जॉइंट ही हमारा एलिप्सॉइड जॉइंट है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और सरकमडक्शन सब पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है इस केस में, एक हमारा ओवल कॉन्वेक्स सरफेस क्या कहते हैं जाके मिल जाता है ओवल कॉनकेव सरफेस में। एलिप्सॉइड जॉइंट, ओवल कॉन्वेक्स सरफेस फिट्स इनटू एन ओवल कॉनकेव सरफेस बाई एक्सियल मूवमेंट। फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, एबडक्शन एडक्शन भी पॉसिबल है, और सरकमडक्शन भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारे रेडियस बोन और कार्पल्स के बीच का जॉइंट, और हमारे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मतलब मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच का जॉइंट। अगली हमारी जो कैटेगरी आ जाती है वो हमारे है सैडल या सेलर जॉइंट। इस केस में क्या रहता है, जो दो बोन्स हैं उन दोनों बोन्स के पास एक हमारी कॉनकेव सरफेस रहेगी, एक हमारी कॉन्वेक्स सरफेस रहेगी। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में उस बोन के पास कॉनकेव सरफेस रहेगी और दूसरी डायरेक्शन में कॉन्वेक्स सरफेस रहेगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सैडल जॉइंट के केस में कॉन्वेक्स क्या, कौन सा पार्ट को कहते हैं, जो उभरा रहे, जैसे ये कॉन्वेक्स हो गया, जो उभरा है बाहर की तरफ। ठीक है, वो कॉन्वेक्स हुआ। और कॉनकेव किसे कहते हैं, जो अंदर की तरफ धंसा रहे, ये हमारा कॉनकेव हो गया। ठीक है, तो देखो दो बोन्स हैं, हम सब सैडल जॉइंट को पढ़े, दो बोन्स हैं, ये बोन और ये बोन, और दोनों के पास ही कॉनकेव सरफेस भी है और कॉन्वेक्स सरफेस भी है, कॉनकेव सरफेस भी और कॉन्वेक्स सरफेस भी है। ठीक है, तो इस टाइप की बोन्स
आपस में जब मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, हमारा सैडल जॉइंट बनाती हैं। और सैडल जॉइंट का एग्जांपल हमारा क्या है, हमारी पहली मेटाकार्पल यानी ये थंब का मेटाकार्पल हो गया ना, और कार्पल के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो हमारा सैडल जॉइंट है, यानी यहां कुछ, यह हमारा सैडल जॉइंट है। ठीक है, तो सैडल जॉइंट क्या है, ईच सरफेस इज कॉनकेव इन वन डायरेक्शन एंड कॉन्वेक्स इन अदर। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हर सरफेस एक डायरेक्शन में, मतलब हर बोन में एक डायरेक्शन में देखोगे तो कॉनकेव है, दूसरी डायरेक्शन में कॉन्वेक्स है। ये देखो कॉन्वेक्स है, इधर इधर कॉन्वेक्स है, और बीच में दोनों के कैसा है, कॉनकेव है। ठीक है, बाई एक्सियल जॉइंट है, दो एक्सिस पे काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया। ठीक है, अगला हमारा सबसे लास्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या रहता है, एक हमारी बोन एकदम बॉल की तरह रहती है और दूसरी हमारी बोन एक कप लाइक सॉकेट की तरह रहती है, जैसे कप होता है ना, और वो जाके उसमें फिट हो जाती है और हर एक्सिस पे मूव करती है, हर टाइप का मूवमेंट करती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, हिप जॉइंट हो गया और शोल्डर जॉइंट हो गया। क्या है हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या इसी को स्फीरॉइडल जॉइंट कहते हैं। अब बॉल लाइक हेड फिट्स इनटू अ कप लाइक सॉकेट, ये मल्टी एक्सियल जॉइंट है। एग्जांपल क्या हो गए, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। ये तो काफी इजी था, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये कप लाइक सॉकेट है, ये बॉल लाइक है, और ये इसमें फिट होता है और हर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, मल्टी एक्सियल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये हम सब ने अभी तक देखा था कैसे हम सब बोन्स को क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी उनके बीच का सीमेंटिंग मटेरियल क्या है, उनके बीच, दोनों बोन्स के बीच का क्या मटेरियल, उस आधार पे हमने किस किस में बांटा था, फाइब्रस में बांटा था, कार्टिलेजिनस में बांटा था, साइनोवियल में बांटा था। फाइब्रस की भी हमने सारी कैटेगरीज पढ़ी थी, कार्टिलेजिनस की भी और साइनोवियल की भी। अब हम सब देखेंगे फंक्शनल बेसिस पे कैसे हम सब जॉइंट्स को बांटते हैं। फंक्शनल बेसिस पे बांटते हुए क्या हम सब ध्यान रखते हैं, मतलब मैंने पहले बताया था, क्या हम सब देखते हैं कि मूवमेंट किस टाइप का हो रहा है, क्या जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा, हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, या फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मूवमेंट, कि मूवमेंट कितना हो रहा है, अगर मूवमेंट जरा भी नहीं हो रहा तो उस कैटेगरी को हम सब कह देते हैं सिनआर्थ्रोसिस। अगर मूवमेंट हल्का सा हो रहा है तो उस कैटेगरी को हम सब कह देते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस, और अगर फ्रीली मूवमेंट है तो उसे हम सब डाईआर्थ्रोसिस कहते हैं। कौन कौन सा, हमारा सिनआर्थ्रोसिस बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, एम्फीआर्थ्रोसिस हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, और हमारा डाईआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। यही तीन चीजें पीछे भी लिखी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हो। साइनोवियल जॉइंट हमारा डाईआर्थ्रोसिस का कैटेगरी, यानी फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारा एम्फीआर्थ्रोसिस की कैटेगरी में, यानी स्लाइट मूवमेंट हो रहा है। और फाइब्रस जॉइंट हमारा सिनआर्थ्रोसिस की कैटेगरी में, यानी जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सिनआर्थ्रोसिस को पढ़ ले, इमूवेबल जॉइंट, मूव नहीं करती ये जॉइंट्स। ठीक है, एग्जांपल सूचर ऑफ स्कल, जो कि फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल था ना। एम्फीआर्थ्रोसिस हल्का सा मूव करती हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिक, या प्यूबिक सिम्फाइसिस जिसे कहते हैं, जो कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट था। और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ये भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट था। ठीक है, ये एम्फीआर्थ्रोसिस की कैटेगरी में आता है। तो डाईआर्थ्रोसिस यानी फ्रीली मूवेबल, नी जॉइंट के सारे एग्जांपल इसमें आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो थोड़ी लेंदी थी, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो याद करने में बहुत आसानी रहेगी। और बार बार ये जो नए टर्म्स आ रहे हैं इन्हें रिपीट करो तो आपको काफ़ी समझ आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लग रहा है हाँ मैंने ईजी तरीके में सिखाया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।